जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हदफ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से मैं आपको इस लेक्चर सीरीज़ में वेलकम करता हूँ। ये जो लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू की है, चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये आपके साथ चैप्टर 8 में लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के साथ हम चैप्टर 8 के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे। इस लेक्चर में हमने चैप्टर 8 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये भी इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इस चैप्टर में हम डॉपलर्स इफेक्ट को डिफाइन करेंगे कि ये क्या इफेक्ट है और फिर इस इफेक्ट के सारे जितने भी केसेस हैं वो केसेस हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो डॉपलर्स इफेक्ट को डिफाइन कर लेते हैं कि द apparent change in frequency which is observed when the source and receiver are in relative motion is called Doppler's effect. स्टूडेंट्स, एक सोर्स जो है, लेट सपोज वो एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी जिससे वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन जो रिसीवर उस साउंड को सुन रहा है, क्या वो वही फ्रीक्वेंसी सुन रहा है जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, या जो रिसीवर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से अलग है? अगर रिसीवर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी से अलग है और उसका जो रीजन है वो रिलेटिव मोशन है सोर्स और रिसीवर का, तो फिर इस इफेक्ट को हम डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हमें महसूस होता है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स और रिसीवर इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन में आप देखें, कंसिडर अ सोर्स प्रोड्यूसिंग अ फ्रीक्वेंसी वेव्स एफ. This is known as the real frequency. The waves are received by a receiver and the receiver observes a frequency f dash and this f dash is called apparent frequency. ठीक है, तो आपके साथ एक सोर्स है, उसने लेट सपोज एक साउंड प्रोड्यूस किया, उस साउंड की फ्रीक्वेंसी f थी। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स ने प्रोड्यूस की है, सो वी कॉल इट रियल फ्रीक्वेंसी। लेकिन अभी ऑब्जर्वर जो है, क्या ये वही फ्रीक्वेंसी सुनता है या उससे मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी सुनता है, इस पे तो हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ऑब्जर्वर या रिसीवर जो फ्रीक्वेंसी सुन रहा है उसे हमने एफ डैश से रिप्रेजेंट किया और इसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एपरेंट फ्रीक्वेंसी इसको हम इसलिए कहते हैं कि ये उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी के या इक्वल हो सकती है या उससे अनइक्वल हो सकती है। लेकिन ये अगर उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी से अनइक्वल हो तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि सोर्स ने अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी है, बल्कि इसका मतलब ये है कि रिलेटिव मोशन की वजह से अभी रिसीवर वो फ्रीक्वेंसी नहीं सुन पा रहा जो सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो आपके साथ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स, उसको हम रियल फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे एंड वी विल नेम इट एफ। और फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द रिसीवर उसको हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम एफ डैश कहेंगे। अभी हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि हमने ऐसे केसेस डिस्कस करने हैं जिसमें हम ये शो कर सके कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल भी हो सकती है, उससे ग्रेटर भी हो सकती है और उससे लेस भी हो सकती है। लेकिन इन केसेस को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा सी एपरेंट फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कर लेते हैं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़। और इसमें हम ये भी बात कर लेंगे कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी अगर रियल फ्रीक्वेंसी से चेंज है या उसके इक्वल है तो उसके रीजंस क्या क्या होंगे। सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय द रिसीवर इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। द एपरेंट फ्रीक्वेंसी मे बी डिफरेंट from the real frequency or it may be equal to the real frequency. ठीक है, जनरली फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपके साथ है स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ये v इज इक्वल टू एफ लेमडा से अगर आप f को सब्जेक्ट बना लें तो आपके साथ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ द वेव। स्टूडेंट्स, इस फार्मूला से हमें ये पता चल जाता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। वो स्पीड पर डायरेक्टली डिपेंड करती है और वेवलेंथ पर इनवर्सली डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एपरेंट फ्रीक्वेंसी रियल फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है
तो या तो स्पीड में चेंजेस आ गई होंगी या फिर वेवलेंथ में चेंजेस आ गई होंगी और या फिर आपके साथ दोनों में चेंजेस आ गई होंगी, ठीक है, तभी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। इस फार्मूला के मुताबिक फ्रीक्वेंसी में चेंज उसी वक्त पॉसिबल है कि या स्पीड चेंज हो जाए या वेवलेंथ चेंज हो जाए या आपके साथ दोनों आइटम्स चेंज हो जाए। तो ये यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि सो द एपरेंट फ्रीक्वेंसी मे बी चेंज्ड बिकॉज ऑफ स्पीड or the apparent frequency may be changed because of wavelength or the apparent frequency may be changed because of both, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वो केसेस हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी और रियल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम सोर्स और रिसीवर को रेस्ट में लेंगे, फिर हम रिसीवर रेस्ट में होगा, सोर्स मोशन में होगा, और सोर्स टूवर्ड्स मोशन भी कर सकता है और अवे मोशन भी कर सकता है। फिर तीसरी कैटेगरी में हम सोर्स को रेस्ट में रखेंगे, रिसीवर को हम मोशन देंगे, और रिसीवर टूवर्ड्स मोशन भी कर सकता है और अवे मोशन भी कर सकता है। और फिर लास्ट कैटेगरी में जो सबसे कॉम्प्लेक्स कैटेगरी होगी, उसमें सोर्स और रिसीवर दोनों मोशन में होंगे। ये दोनों एक दूसरे की तरफ भी आ सकते हैं और एक दूसरे से अवे भी जा सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं व्हेन सोर्स एंड रिसीवर आर एट रेस्ट।